अतीत को नए उपकरणों और नए सवालों के साथ फिर से देखने से नवाचार उभर सकता है। ये विचार आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो 19वीं सदी के एक बहुत मशहूर आविष्कार को सीधे 21वीं सदी के एक चमत्कारी पदार्थ से जोड़ती है। आज हम जिस रिसर्च पर बात कर रहे हैं वो ACS नैनो जर्नल में छपी है और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या थॉमस एडिसन अपने उस प्रसिद्ध लाइट बल्ब पर काम करते हुए अनजाने में एक ऐसा पदार्थ बना रहे थे जिसने जिसने आगे चलकर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। ये एक बहुत ही आकर्षक सवाल है और इस कनेक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एडिसन के लाइट बल्ब से भी पहले उस पदार्थ को समझना होगा। आखिर ये ग्राफीन है क्या जिसने वैज्ञानिकों में इतनी हलचल मचा रखी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम ग्राफीन के बारे में सुनते तो बहुत है, पर असल में ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की सिर्फ एक परत से बना है। सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटाई? हाँ, सिर्फ एक। ये अब तक का खोजा गया सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है। इसके परमाणु एक षटकोणीय जाली मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में जुड़े होते हैं। और इसी अनोखी बनावट की वजह से इसमें वो असाधारण गुण है। बिल्कुल, इन्हीं गुणों की वजह से इसे वंडर मटेरियल भी कहते हैं। इसके संभावित उपयोगों की लिस्ट तो समझिए कि खत्म ही नहीं होती। जैसे कि बेहतर बैटरी, सुपर फास्ट कंप्यूटर चिप्स, मोड़ने लायक फोन स्क्रीन, पानी को साफ करने वाले फिल्टर, यहाँ तक कि मेडिकल सेंसर में भी। अच्छा, इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 2010 में जिन वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक अलग किया, उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मतलब ये कोई मामूली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये है ग्राफीन, एक 21वीं सदी का अद्भुत पदार्थ। अब इसे थॉमस एडिसन से जोड़ने के लिए हमें समय में लगभग 140 साल पीछे जाना होगा। उस समय एडिसन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उन्होंने गर्मागर्म लैंप का आविष्कार तो नहीं किया था। ये कॉन्सेप्ट तो पहले से था, है ना? सही कहा। एडिसन का लक्ष्य आविष्कार से ज्यादा व्यापारीकरण था। वो एक ऐसा बल्ब बनाना चाहते थे जो भरोसेमंद हो, सस्ता हो और हर घर में इस्तेमाल किया जा सके। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था फिलामेंट। फिलामेंट मतलब बल्ब के अंदर का वो पतला तार जो जलकर रोशनी देता है। हाँ तो समस्या ये थी कि उस समय के फिलामेंट बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाते थे। हाँ, बहुत जल्दी। और वे बहुत ज्यादा बिजली भी खाते थे। अगर आपको एक ऐसा बल्ब बनाना है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करें, तो वो घंटों तक चलना चाहिए, मिनटों तक नहीं। तो उन्होंने क्या किया? एडिसन ने लगभग हर चीज का साथ प्रयोग किया जो वो सोच सकते थे। हमारे सोर्स बताते हैं कि उन्होंने कार्बनाइज्ड कार्डबोर्ड, कंप्रेस्ड लैम्प ब्लैक, जिसे हम काजल भी कह सकते हैं, और यहाँ तक कि भांग, पाल्मेटो, मतलब हर तरह की घासों और बेंतों को भी आजमाया। हाँ, ये एक अथक खोज थी। तो ये कोई एक यूरेका मोमेंट नहीं था, बल्कि सैकड़ों असफलताओं की एक लंबी प्रक्रिया थी। बिल्कुल, यही एडिसन की खासियत थी, उनकी दृढ़ता, और आखिरकार हजारों प्रयोगों के बाद उन्हें अपना जवाब मिला। क्या था वो? कार्बनाइज्ड बांस। बांस? हाँ, जब बांस को जलाकर उसे कार्बन में बदला गया तो उससे बना फिलामेंट 110 वोल्ट पर 1200 घंटे से भी ज्यादा चला। 1200 घंटे? ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल, इसने बिजली की रोशनी को एक हकीकत बना दिया, और यही बांस हमारी आज की कहानी का हीरो है। तो बांस वो जादुई चीज थी। अब कहानी में असली मोड़ लाते हैं और सीधे 21वीं सदी में आते हैं। राइस यूनिवर्सिटी के एक स्नातक छात्र लुकस एडी, उनकी चुनौती क्या थी? वो एक बेहतर लाइट बल्ब तो नहीं बना रहे थे। नहीं, उनकी चुनौती एडिसन जैसी ही थी, लेकिन एक अलग संदर्भ में। वो ग्राफीन को बड़े पैमाने पर और सस्ते में बनाने के तरीके खोज रहे थे। अच्छा, जैसा हमने बात की, ग्राफीन एक अद्भुत पदार्थ है, लेकिन इसे बनाना बहुत महंगा और जटिल हो सकता है। सही कहा। अगर हमें इसका पूरा फायदा उठाना है तो हमें इसे आसानी से बनाने का तरीका चाहिए। सोर्स में जिक्र है कि उनके शुरुआती विचार काफी अनोखे थे, जैसे आर्क वेल्डर का इस्तेमाल करना या पेड़ों पर बिजली गिरना। हाँ, और वो मानते हैं कि ये विचार पूरी तरह से असफल थे। सुनने में ही काफी खतरनाक लगते हैं। खतरनाक और अव्यावहारिक भी, लेकिन विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। आप कई गलत दरवाजे खटखटाते हैं, तब जाकर सही वाला मिलता है। और इसी निराशा के बीच उन्हें एडिसन का 140 साल पुराना लाइट बल्ब याद आया। यह एक कमाल की सोच है। एक पुरानी, लगभग भुलाई जा चुकी तकनीक में
एक आधुनिक समस्या का हल देखना। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी था? नहीं, इसके पीछे बहुत ठोस विज्ञान था। एडी ने महसूस किया कि ग्राफीन बनाने की एक विधि है जिसे फ्लैश जूल हीटिंग कहते हैं। फ्लैश जूल हीटिंग? हाँ, इसमें किसी कार्बन स्रोत को बहुत ही कम समय के लिए बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस। इस प्रक्रिया से जो ग्राफीन बनता है उसे टर्बोस्टैटिक ग्राफीन कहते हैं। और एडिसन का बल्ब इस तापमान तक पहुंच सकता था? बिल्कुल। एक वैक्यूम बल्ब के अंदर कार्बन फिलामेंट से जब बिजली गुजरती है तो वो ठीक इसी तापमान तक पहुंच जाता है। एडिसन का लाइट बल्ब असल में एक आदर्श छोटा सा नियंत्रित अवन था इस काम के लिए। वाओ! और सबसे अच्छी बात यह थी कि एडिसन के 1879 के मूल पेटेंट में प्रयोग को दोहराने की पूरी विधि, पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ग्राफीन बनाने की रेसिपी 140 सालों से सबके सामने थी, बस उसे देखने के लिए एक नई नजर चाहिए थी। तो एडी ने एडिसन के प्रयोग को दोहराया। क्या ये पहली बार में ये काम कर गया? नहीं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। उनकी पहली कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। क्यों? क्या हुआ? वजह थी आधुनिक तकनीक की एक छोटी सी डिटेल। उन्होंने जो एडिसन शैली के बल्ब खरीदे थे वे दिखने में तो पुराने जमाने के थे, लेकिन अंदर से आधुनिक थे। अच्छा, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। उनमें बांस का फिलामेंट नहीं था? बिल्कुल सही। उनमें आज के जमाने का टंगस्टन फिलामेंट था। और आप टंगस्टन से ग्राफीन नहीं बना सकते? नहीं, आपको कार्बन चाहिए। ये एक क्लासिक मामला था जहां आधुनिकता एक ऐतिहासिक प्रयोग के आड़े आ गई। जैसा कि एडी ने बाद में मजाक में कहा, आप एक केमिस्ट को मूर्ख नहीं बना सकते। मतलब इतनी बड़ी खोज की राह में एक मामूली सी शॉपिंग की गलती आ गई है। ये कमाल है। तो फिर उन्हें वो असली पुराना वाला फिलामेंट मिला कहाँ से? उन्हें इसके लिए काफी खोजबीन करनी पड़ी। आखिरकार उन्हें न्यूयॉर्क शहर में एक छोटी सी आर्ट की दुकान मिली। वो दुकान कारीगरों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक रूप से सटीक बल्ब बेचती थी, जिनमें असली बांस के फिलामेंट थे। और ये फिलामेंट एडिसन के मूल फिलामेंट से सिर्फ 5 माइक्रोमीटर ही मोटे थे। हाँ। ठीक है, तो इस बार उनके पास सही उपकरण थे। जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ? इस बार कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत ही अहम और सूक्ष्म बदलाव हुआ। उन्होंने फिलामेंट को सिर्फ 20 सेकंड के लिए गर्म किया। सिर्फ 20 सेकंड? हाँ, अगर ज्यादा देर करते तो ग्रेफाइट बन जाता, जो कार्बन का आम रूप है। जब उन्होंने बल्ब बंद करके फिलामेंट को देखा तो उसका रंग बदलकर चमकदार चांदी जैसा हो गया था। चमकदार चांदी जैसा? हाँ, और किसी भी रसायन शास्त्री के लिए यह पहला संकेत है कि पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव आया है। एक चांदी जैसा रंग, ये एक बड़ा सुराग है। लेकिन सिर्फ रंग बदलने से यह साबित तो नहीं होता कि यह दुनिया का सबसे उन्नत पदार्थ ही है। उन्हें कैसे पता चला कि ये ग्राफीन ही था? यहाँ पर आधुनिक विज्ञान की भूमिका आती है। वो उपकरण जो एडिसन के पास नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसे आप एक तरह का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट स्कैनर समझ सकती हैं। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये लेजर का उपयोग करके किसी पदार्थ के आंतरिक आणविक संरचना के बारे में बताता है। और उस स्कैनर ने ग्राफीन की पहचान की। हाँ, विश्लेषण से साफ पता चला कि फिलामेंट के कुछ हिस्से टर्बोस्टैटिक ग्राफीन में बदल गए थे। लेकिन वे यहीं नहीं रुके, उन्हें और ठोस सबूत चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी TEM का इस्तेमाल किया। ये तो बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप होता है जो परमाणुओं के स्तर तक देख सकता है ना? बिल्कुल। और जो तस्वीरें सामने आई वो अकाट्य थीं। आप प्रयोग से पहले फिलामेंट की बेतरतीब कार्बन संरचना देख सकते थे और प्रयोग के बाद आप ग्राफीन की साफ, व्यवस्थित, परतदार संरचना को देख सकते थे। तो ये एक तरह का विजुअल सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सही कहा। तो आधुनिक प्रयोग ये साबित करता है कि एडिसन की प्रक्रिया ग्राफीन बना सकती है। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि थॉमस एडिसन ने सच में 1879 में ग्राफीन बनाया था? ये एक बहुत ही जरूरी और सूक्ष्म सवाल है और शोधकर्ता अपने पेपर में इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन ऐसे तरीके से जिसका कोई मतलब नहीं था और हम इसे कभी भी 100% साबित नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, एडिसन के पास इसका पता लगाने का कोई जरिया नहीं था। अगर उन्होंने फिलामेंट का रंग बदलते हुए देखा भी होगा तो उनके लिए यह बस एक और अवलोकन था। उन्हें ग्राफीन के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था, तो वो उसे पहचानते कैसे? अच्छा,
ये बात तो सही है। और दूसरा कारण जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि इस तरह बना ग्राफीन बहुत स्थिर नहीं होता। 140 से अधिक वर्षों में ये धीरे धीरे वापस कार्बन के ज्यादा स्थिर रूप यानी ग्रेफाइट में बदल गया होगा। तो अगर आज हम एडिसन का कोई मूल बल्ब लेकर उसका विश्लेषण करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कहानी एडमंड में ग्राफीन की खोज के बारे में उतनी नहीं है जितनी इस बारे में है कि उनकी प्रक्रिया ग्राफीन बनाने में सक्षम थी। तो फिर इस पूरी खोज का बड़ा सबक क्या है? ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से से ज्यादा क्यों है? यही इस शोध का असली सार है। ये वैज्ञानिक पुरातत्व जैसे एक नए विचार को जन्म देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी आधुनिक वैज्ञानिक नज़र और उपकरणों से पुरानी तकनीकों को फिर से देखकर नई खोजें कर सकते हैं। और ये सिर्फ एडिसन के बल्ब तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। शोध पत्र में दूसरी पुरानी तकनीकों का भी जिक्र है ना? एक्स-रे ट्यूब, ये सभी उपकरण अत्यधिक ऊर्जा और असामान्य परिस्थितियों में काम करते थे। तो क्या पता उन्होंने भी अनजाने में ऐसी सामग्री या प्रतिक्रियाएं पैदा की हों जिन्हें उस समय ना तो देखा जा सका और ना ही समझा जा सका। बिल्कुल। उन पुरानी प्रयोगशालाओं की धूल में शायद भविष्य की और भी कई खोजें छिपी हों। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि इतिहास की अलमारियों में धूल खा रहे न जाने कितने आविष्कारों में ऐसे ही रहस्य छुपे हो सकते हैं जो बस सही सवाल और सही तकनीक का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा। यह इतिहास को एक मृत विषय के बजाय एक जीवित प्रयोगशाला की तरह देखने जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये आविष्कार को एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने के बजाय एक जटिल और समृद्ध प्रक्रिया के रूप में देखने को प्रोत्साहित करता है, जिसके कई अनजाने और अनदेखे सह उत्पाद हो सकते हैं। यह शोध इस बात का एक प्रमाण है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पीछे मुड़कर देखना होता है। जैसा कि शोध पत्र के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, एडमंड ग्राफीन के मामले में 140 साल पुराना एक आविष्कार न केवल शाब्दिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी रोशनी डालना जारी रखता है। ये लाइन इस पूरी खोज के मर्म को पकड़ लेती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि थॉमस एडिसन के 19वीं सदी के लाइट बल्ब का प्रयोग जब आज की उन्नत तकनीक और ज्ञान के चश्मे से दोहराया गया तो उसमें 21वीं सदी के एक चमत्कारी पदार्थ को बनाने की क्षमता पाई गई। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? अगर एडिसन और उनके जैसे शुरुआती आविष्कारक अनजाने में ऐसी चीजें बना रहे थे जो उनकी समझ से परे थी, तो आज हम अपनी प्रयोगशालाओं, अपनी फैक्ट्रियों या अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी अनदेखी चीजें बना रहे हैं? हमारी अपनी तकनीक के कौन से सह उत्पाद हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं और जिन्हें पहचानने के लिए शायद 100 साल बाद के वैज्ञानिकों की जरूरत होगी। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इतिहास का ये संगम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।